नमस्कार मित्रों, मैं स्मिता मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। मित्रों, आपको मालूम है कि हम इस समय जो है हमारी सीरीज चल रही है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से क्लास ले रहे हैं हम, जिसकी ये 5वीं क्लास है। तो अब तक वो क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसमें हमने उसके सीरीज को देखा है और जो भूमिकाएं लिखी हैं, 2 भूमिका लिखी गई हैं डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, वो हमने पढ़ी हैं। उसके साथ में ही हिंदी साहित्य का जो अभ्रंश का विकास है, उसमें भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां जो हैं अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास भी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप पूरा क्लास देखिएगा। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो है आपको बता दें कि अगर आप लोग हमारे फ्री चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, तो उसका लिंक हम कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा देते हैं, और वहाँ की जो भी क्लास है हमारी, उनका लिंक भी उसमें दिया गया होता है। तो आप एक बार जो है कमेंट बॉक्स को ज़रूर देख लिया करिए, जहाँ पर आपको और वहाँ की हमारी लिंक जो है वीडियोज़ की, या फिर हमारे फेसबुक पेज की, या फिर आप जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर हमने जो भी अब तक क्लास पढ़ाई हैं जिनका प्लेलिस्ट है, वो सभी आपको कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ मैं डेली जो भी क्लास लेती हूँ उसमें कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। ओके, तो एक बार आप चेक कर लिया करिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जिसमें भी हम महत्वपूर्ण चीज़ें देखने वाले हैं। और इंड स्क्रीन में आपको रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो हमने पढ़ाया है वो आपको मिल जाएगा। तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास अगर आपके पास नहीं है, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो अगर आपके पास नहीं है, तो वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है, और पूरी बुक जो है उनकी हमने प्रोवाइड कराई है आपको चैनल के माध्यम से। ओके, तो अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको इंड स्क्रीन पर उसकी क्लास मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो आपको बताते चलेंगे। दूसरा आपको बता दें कि हम कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर जो हम कंप्लीट करें उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराएं, उसके क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैं आपको लाती रहूँगी। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हिंदी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, उर्दू। ये जो शब्द है, इसके बारे में क्या दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में, आइए देख लेते हैं। पीछे यह संकेत किया गया है कि खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि की आधार भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है, व्याकरणिक स्तर पर भी प्रायः एक ही हैं, और उनकी आधार भाषा वह मिश्रित बोली है, जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, व्रज आदि के योग से बनी होगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्दों, आधारभूत शब्दावली, बहुप्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहुप्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहुप्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है, तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्पप्रचलित अर्थात कठिन तत्सम शब्दों का भी काफ़ी प्रयोग होता है। आपको बताया था कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम जो सीधे संस्कृत से निकल के आते हैं, और तद्भव होता है उनका ही विकृत रूप। जैसे बोलते बोलते हम किसी का नाम लेते हैं और फिर हम उसका उच्चारण जो है हमारा गलत होने लगता है, वही हो जाता है तद्भव शब्द। ओके, और तत्सम होता है एक शुद्ध शब्द, तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का बहुत प्रयोग होने लगता है, तो उसे उर्दू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उर्दू का जो है अर्थ दिया गया है कि उर्दू किसे कहते हैं, और यहाँ पे दिया गया हिंदी या हिंदुस्तानी किसे कहते हैं। ओके, इन्हें आप देख लीजिएगा। इस तरह खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की ये 3 शैलियाँ हैं। हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है। हिंदी, हिंदुई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा कि हिंदुई शब्द जो है सबसे पहले किसने प्रयोग किया है। पहले तो औफी है, 13वीं सदी। ठीक है, 13वीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक वारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग ही एक भाषा के लिए हुआ है। खालिक वारी जो
अमीर खुसरो की है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार किया गया है। ठीक है, हिंदी का प्रयोग 5 बार किया गया है, जबकि हिंदवी का 30 बार किया गया है प्रयोग। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी की तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे, और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबी फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गारशा दातासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अप्रया लोग केवल दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसूद, खुसरो तथा सक्करगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए ही हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान प्लस ई से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुझके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसा कि ऊपर संकेत है, तासी के प्रसिद्ध इतिहास इस्तवार दला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी, तासी जो है इन्होंने इतिहास लिखा है इस्तवार दला लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है। और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा जिनमें क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य था, जो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगे जिसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते और ना अरबी फारसी के। इसमें तद्भव तथा बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते जो बोलचाल में ही प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से निकला है, तो उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यह प्रारंभिक अर्थ में खेमा या फौजी पड़ाव था। ठीक है, इसका अर्थ जो है खेमा या फौजी पड़ाव था। इस अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार, फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी मिलता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी, पंजाबी, हरियाणी, कौरवी तथा ब्रज मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था, तो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था, अतः इसे उर्दू ने न कहकर उर्दू-ए मुअल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जबान-ए उर्दू-ए मुअल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जबान-ए उर्दू-ए मुअल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ यह कहना कठिन है, किंतु मोटे रूप में 18वीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा था। तो जो उर्दू है इसका जो प्रयोग है प्रथम आप देख सकते हैं 18वीं सदी के मध्य से इसका प्रयोग चल पड़ा था। यद्यपि इसे ज़्यादातर हिंदी या रेख्ता मिश्रित भाषा कहते हैं। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया है। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नामों का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः 2 रूप प्राचीन काल से आ रहे थे। एक तो वह बोली के रूप में जो ब्रज अवधि आदि का था और दूसरा उसका एक प्रकार से मिश्र रूप था जो किसी क्षेत्र में से संबंध न होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। तो खड़ी बोली का प्रयोग जो है गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूलाधार एक हो गए थे। फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से युक्त भाषा उर्दू कहलाई, तो संस्कृत से युक्त
हिंदी कहलाई। अब देख लेते हैं हम हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप। हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूपों में हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। हिंदी शब्द का संबंध जो है संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ हुआ सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत यहाँ पे विस्तार हो गया। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों में से परिचित हो गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया था। हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का ईक प्रत्यय लगने लगा, हिंदी बना जिसका अर्थ है हिंद का। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इस हिंदी के ही विकसित रूप हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें ज़रूर देख लेनी चाहिए एक बार और इन्हें नोट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट JRF में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यूनानी शब्द इंडिका या अंग्रेजी शब्द इंडिया आदि इसी हिंदी के ही विकसित रूप हैं। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंद का। ठीक है, हिंद का इसका जो है मूल अर्थ है। इसका इस प्रकार यह विशेषण है किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया। हिंदी भाषा के लिए शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा 1424 में मिलता है। वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अधिक की बात छोड़ दे तो हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। देखिए डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में भी ये लिखा है कि हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। जो आपके स्थापना और तर्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से जब आप थ्योरी पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको नोट्स नहीं दिए हैं, वरना मैं नोट्स भी दे सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप डायरेक्ट बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ही चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं फ्रेंड, तो आप लोग जो है इसे नोट कर सकते हैं। ओके, इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखज़न उल गरायब में आता है, दर ज़बाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है। तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, क्या कहा है, हिंदू मग पर पावन राखियों का बहुते जो हिंदी भाखियों। और ये पंक्ति जो है कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। और जो लिखी है नूर मोहम्मद ने। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वज़ही सादी मीर आद ने अपने शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थानों पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की विशेष भाषा नीति के कारण ही इन लोगों को अलग अलग भाषाएं इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेज बीच में ना पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। तो ये इनका अलग होना जो है अंग्रेजों के द्वारा ही ये किया गया कि इन दोनों भाषाओं को अलग किया गया है। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में हो रहा है। कौन कौन से 3 अर्थ हैं? पहला देखिए, हिंदी शब्द अपने विस्तृतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है। तो 17 बोलियां जो आती हैं हिंदी में, कहीं कहीं पे 18 भी दिया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। इसीलिए इसके अंतर्गत अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्रयास सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। और जो देखते हैं भाषा विज्ञान में प्रायः पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिनमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया था। इस प्रकार इस अर्थ में हिंदी 8 बोलियों व्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। ओके,
तीसरा तथ्य क्या है, हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी या मानक हिंदी आदि नामों से भी अभिहित करते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की क्लास और कल हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास। ओके, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मिलना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्लास में क्या चीज़ें समझ में आई और क्या नहीं समझ में आया। ओके, उसी तरीके से हम इम्प्रूव करते रहेंगे। और क्योंकि ये क्लास आप लोगों को समर्पित है तो आप लोग जो है इससे लाभ लें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है, आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी लिंक दी होंगी, लेकिन मैंने सभी को अलग अलग लिख दिया है कि कौन सी प्लेलिस्ट जो है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का है, कौन जो नाटकों की है, कहानी की है, प्लेलिस्ट बनी है अलग अलग, लेकिन लिखा हुआ है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। दूसरा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो लोग नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो वाकई में नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं तो आपको मालूम है नेट JRF क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी सैलरी होती है लगभग 1-1.5 लाख, और जिसको तैयारी करने के लिए आपके पास एक सिलेक्टेड सिलेबस होना चाहिए, सिलेक्टेड मटेरियल होना चाहिए। अगर वास्तव में आप नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं और आपके पास कहीं पे कोई वीकनेस है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। आपको हम कंप्लीट कोर्स देंगे नेट JRF क्लियर करने के लिए, और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका नेट JRF वास्तव में क्लियर होगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9076657508 पे। यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस बता दी जाएगी। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई आप करना चाहते हैं, जहाँ जिसकी सैलरी लाखों में है, उसकी फ़ीस बहुत ही कम है, जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 31 मीन्स 3100 प्लस MCQs मिलेंगे, साथ में 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे और कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको नेट JRF के लिए। और तब तक आपको ये दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, तब तक आप जुड़े रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाएगा। ओके, तो आप निश्चित रूप से निश्चिंत होकर हमारे साथ जुड़ें, हम आपकी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम को क्लियर कराने में। ओके फ्रेंड, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हिंदी का विकास पढ़ने के लिए। ओके, तो जय हिंद, जय भारत।